आज मैं मौजूद हूं इंडस हॉस्पिटल में। 2025 का वक्त चल रहा है। इस वक्त कौन सी इमरजेंसी, कौन सा जो है कॉमन कंसर्न आपको नजर आ रहा है? पाकिस्तान के अंदर भी मौरूसी बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। बीमारियां अब और मज़ीद नई नई बीमारियां आ गई। हर जगह, हर अस्पताल में, हर डॉक्टर, चाहे वो कोई एक किसी जगह पे जीपी हो, कोई बहुत सिंपल सा एक एमबीबीएस डॉक्टर हो या कोई कंसल्टेंट हो, वो एंटीबायोटिक्स देने से पीछे कोई नहीं हटता। हम लोग वेद में बहुत पढ़ रहे हैं। वो घर में पी रहे हैं, बच्चे के साथ पी रहे हैं, गाड़ी में पी रहे हैं, किसी क्लोज एनवायरनमेंट में पी रहे हैं। आप यकीन करें कि उन बच्चों में मैं सांस के मसलों के साथ ज़्यादा दिखता हूँ। और अगर उनकी मौत बातें एक वाक़या हो जाती है तो 99% बच्चे वो होते हैं जो कि। और आपको क्या लग रहा है कि पेरेंट्स कुछ चीज़ों में बहुत देर करते थे? अब इसकी वजह से जब ये मरीज हमारे पास आते हैं इतनी सारी बीमारियों को लेकर, आज मैं मौजूद हूं इंडस हॉस्पिटल में। आज मुलाकात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद फरीद उद्दीन साहब से, जो कि चेयरपर्सन है पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के। अच्छा नाज़रीन, बच्चों के हवाले से बहुत सारी बातें हैं जो कि करनी हैं, चाहे इमरजेंसी के हवाले से हो, चाहे लाइफस्टाइल के हवाले से हो, चाहे बच्चे होने से पहले के हवाले से हो, चाहे बच्चे होने के बाद के हवाले से हो। बहुत सारे मिसकंसेप्शन है जो कि हम बस्ट करेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो कि बहुत ज़रूरी है एज अ पेरेंट हमें जानना, समझना और सोचना। चले आए मिलते हैं डॉक्टर मोहम्मद फरीद उद्दीन साहब से। डॉक्टर मोहम्मद फरीद उद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो बहुत बहुत मुबारक, माशाल्लाह से आप लोग आगे से आगे बढ़ते से बढ़ते जा रहे हैं और आपकी जो जर्नी है वो माशाल्लाह से सालों से है। पहले तो ये बताएं कि क्या फील हो रहा है? आई थिंक 13 बेड थे या 17 बेड थे शुरू में और अब माशाल्लाह से 136 बेड्स हैं। इमरजेंसी की बात अगर आप जी बिल्कुल। देखिए, जब जिस वक्त, बल्कि वो 13 बेड से भी बहुत पहले की बात बताऊं कि जब जिस वक्त मैंने इंडस हॉस्पिटल ज्वाइन किया था तो हमारे पास उस वक्त एक जो था वो बेड था जो कि सिर्फ पीडियाट्रिक के लिए था, बच्चों के लिए था। ठीक है। और हमने एक बेड बाहर, हमने एक छोटा सा बेड डाला हुआ था और वो भी सिर्फ इसलिए था क्योंकि एक एडल्ट इमरजेंसी के अंदर हमने अपना एक पीडियाट्रिक्स को हम लेकर आ गए थे और बकिया जो थे वो तकरीबन 10 के करीब जो थे वो एडल्ट के बेड्स थे। लेकिन उसमें भी हमारी कोशिश होती थी कि हम जितना ज़्यादा हम सर्विस दे सके हम देते थे। लेकिन बस ये एक ख्वाब था कि हम हमेशा सोचते थे कि कब किस वक्त जो है ये हमें कुछ जगह ज़्यादा मिलेगी और हम काम करना चाहेंगे, काम कर सकेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। जितना ज़्यादा हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें वो कम है कि अल्लाह ताला की एक करम हमारे पर हुआ और सब लोगों की एक कंट्रीब्यूशंस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस काबिल हुए हैं कि आज हम इस बड़ी इमरजेंसी के अंदर हम जा पाए हैं। ठीक ठीक। अच्छा सर, आपको क्या नजर आ रहा है? 2025 का वक्त चल रहा है, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। इस वक्त कौन सी इमरजेंसी, जो बच्चे हैं, आपका ऑब्वियसली पीडियाट्रिक के आप चेयर हैं, तो इस वक्त कौन सा जो है कॉमन कंसर्न आपको नजर आ रहा है? देखिए, इस वक्त अभी बीमारियों का जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आ रहा है वो है इर्रेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, यानी अब इस वक्त अगर आप देखें तो हर जगह पर, हर अस्पताल में, हर डॉक्टर, चाहे वो कोई एक किसी जगह पे जीपी हो, कोई बहुत सिंपल सा एक एमबीबीएस डॉक्टर हो या कोई कंसल्टेंट हो, वो एंटीबायोटिक्स देने से पीछे कोई नहीं हटता। ठीक है, अब जिसकी वजह से अब बीमारियां भी जो है वो अब रेजिस्टेंट होना शुरू हो गई हैं। और अब इसकी वजह से जब ये मरीज हमारे पास आते हैं एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में इतनी सारी बीमारियों को लेकर, तो वो उन पर एंटीबायोटिक्स भी ज़्यादा असर नहीं कर पाती। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि हमारे लिए, अब हमें खुद उसमें अपने हिसाब किताब के साथ हमें देख के हमें एंटीबायोटिक की चॉइस को तो बेहतर करके हमें करना पड़ता है, नंबर 1।
नंबर दूसरी बात है कि बीमारियां अब और मजीद नई नई बीमारियां आ गई। इस तरह से पूरी दुनिया ने देखा कि एक कोविड-19 जब आया और उसने जिस तरह से पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया और कोई मेडिसिन उसके ऊपर काम नहीं करे, बहुत बाद में जाके पता चला कि जी कि कोविड का था क्या मसला। तो इसी तरह से और हर बीमारी का भी अपने अपने स्ट्रेन्स अब इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही हैं कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है। और फिर इसके अलावा एक जिस तरह का एक इधर इंडस हॉस्पिटल कराची के अंदर मौजूद है, मैं समझता हूँ कि ऐसे अगर 5 इंडस अस्पताल भी कराची में हो तो भी कम है, ठीक है। तो मतलब इतना वो हर एक जो है एक टाउन के अंदर एक ऐसा हॉस्पिटल होना ज़रूरी, तब कहीं जाके शायद हो सकता है कि हम कुछ कर पाएँ। ऑब्वियसली जगह की कमी होती है और ये जगह हमें जब इंडस हॉस्पिटल खोला था तो 150 बेड से खोला था। वो 150 बेड शाज़ व नादिर ही कभी ऐसा हुआ है कि वो बेड कभी हमारे पास कोई खाली रहा हो, ठीक है। पूरे सालों के अंदर हमारे पास इंडस हॉस्पिटल में कभी हमारा बेड खाली नहीं मिलता था। और यही हाल जो है वो अब ये नई बिल्डिंग का भी अब होने वाला है, क्योंकि जब ये पूरी बिल्डिंग जब पूरे अपने आबोताब के साथ हो जाएगी, तकरीबन 1350 बेड्स पे जा रहे हैं, तो आई एम श्योर कि उस वक्त भी ऐसे ही हालात होंगे कि उस सभी बेड्स की कमी होंगी। लेकिन बहरहाल फिर भी कुछ तो हम कुछ करने की कोशिश कर पा रहे हैं और कुछ हम कोशिश कर सकेंगे इंशाल्लाह। ठीक। और आपको क्या लग रहा है कि पेरेंट्स कुछ चीजों में बहुत देर कर देते हैं, उनको बहुत जल्दी करना चाहिए, तो वो कौन सी चीज होती है जिसमें वो बहुत देर कर देते हैं? देखें, सबसे बढ़कर बात यही है कि पहली चीज तो यही है कि देखा तो करें कि बच्चे को या मरीज को मसला क्या है, ठीक है, कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है, और फिर इसके अलावा कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। और जब भी जाएं तो किसी बड़े सेंटर में जाएं, जाकर बच्चे का सही इलाज मौजूद हो, एक जगह मिले। क्योंकि जितना देर करते जाएंगे, उतनी ज़्यादा बीमारी पुख्ता होती जाएगी, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होती जाएगी और फिर उतने ज़्यादा ठीक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा सर, इसमें ये भी तो मसला आता है कि हम लोग बहुत सेल्फ मेडिकेशन वाले लोग हैं या फिर हम लोग बहुत यूट्यूब या गूगल वाले लोग हैं, तो यूट्यूब और गूगल कितना मिसगाइड और मिसलीड कर सकते हैं, ये भी जरा बहुत ज़्यादा मिसगाइड होता है, मिसलीड भी होता है। और एंटीबायोटिक्स का देखें, हमारे पास यहाँ पर एंटीबायोटिक्स का अब वो निज़ाम तो है नहीं कि जब तक ये प्रिस्क्रिप्शन ना हो एंटीबायोटिक फार्मेसी वाला नहीं देगा। आप जाकर कोई सी भी एंटीबायोटिक, कोई सी भी मेडिसिन, चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, आप वो जाकर आप ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो नाई भी हो तो हर कोई अपना हिसाब से देख लेता है। और इतनी ज़्यादा थर्ड जनरेशन जो कि मेडिसिन होती हैं, जो कि हम खुद भी देते हुए 10 दफ़ा सोचते हैं, वो एक मेडिसिन से कि वो लोग आमतौर पर ले लेते हैं। और ना सिर्फ ये कि और फिर ये होता है कि जैसे सिम्टम थोड़े कम हुए, अब कोई एक एंटीबायोटिक का दौरानिया अगर एक 5 से 7 दिन का है तो भाई उसको कम से कम उतना टाइम के ले लो। जहाँ से देखा कि 1 से 2 दिन के अंदर बुखार में थोड़ी कमी आ गई, वो एंटीबायोटिक बंद कर देते हैं, वो और मजीद रेजिस्टेंस कर देता है। फिर कोई टेस्ट नहीं हुआ होता, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई भी। आप जब इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ उठा के जनाब कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या मेडिसिन का क्या बीमारी को ट्रीट कर रहे हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि हमें देखने की ज़रूरत है। और ये इसको जब तक कि हम अच्छी तरह से हम इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे, आगे चल के हमारे पेशेंट्स के लिए प्रॉब्लम। यानी कि यूट्यूब और गूगल से कुछ भी नहीं हो सकता। ज़्यादा बेहतर है कि वो एक मिसलीड ना हो और गलत इंफॉर्मेशन लेकर उसको अपने मरीज के ऊपर फिट ना करने की कोशिश करें। ठीक है। अगर बच्चा उसके सामने है और उसको कोई तकलीफ है या कोई गिर गया है या उसको बहुत बुखार है और उसको इमरजेंसी जाना है, तो अमूमन क्या 99% यही होता है कि पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, घबरा जाते हैं। तो उस वक्त पेरेंट्स को क्या करना चाहिए एट दैट वेरी मोमेंट? देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो आप उस वक्त, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गिरा है, चोट लगी है, तो सबसे पहले उसको जख्म आया तो उसके वूंड को अच्छी तरह से पहले वॉश करें। वॉश करने के बाद ताकि उसमें से जरासीम गर्द निकल जाए। निकलने के बाद में उसमें कोई सा भी, जैसा घर में आमतौर पर पायोडीन वगैरह होना चाहिए, वो लगा लें। और लगाने के बाद में फिर फ़ौरन नियर बाय हॉस्पिटल जाएं और जाकर उधर कम से कम एक्सरे करा कर देख लें कि कोई हड्डी तो नहीं टूटी है। और इसके अलावा अगर जख्म अगर आया है तो फिर टेटनस लगाना ज़रूरी है, टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर लगाएं, ठीक है। और फिर इसके अलावा जाकर फिर दिखाएं, बड़े अस्पताल में जाकर दिखाएं, ताकि वो फिर आपको बताएंगे कि जी कि क्या इस वक्त किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत है कि नहीं, खुदा ना खास्ता कोई स्टिच लगाने की ज़रूरत है कि नहीं है, कोई अगर हड्डी टूटी है तो उसके लिए क्या प्लास्टर की ज़रूरत है कि नहीं, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। यानी कि घबराएं नहीं, आपको फौरी एक्शन लेना ज़रूरी होता है। अच्छा सर, ये भी बताएं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो एजुकेशन गैप बहुत है बच्चों के हवाले से। मतलब जिस तरह से आपने बोला है कि
आपको पता होना चाहिए कि आपको किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, फायदा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लिटरेसी रेट का भी फैक्टर आ जाता है इसमें। तो आप क्या समझते हैं कि क्या चीजें पढ़नी चाहिए एक आम से बंदे को, या तो शादी से पहले या तो बच्चा करने से पहले, कि बच्चा होने के बाद वो घबराए ना या फिर वो उस पर टेस्ट ना कर रहा हो? देखिए, 2-3 बातें इसके अंदर मुख्तलिफ हैं। पहली बात तो ये कि एक तो जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है फर्स्ट एड, ठीक है, CPR जिसको हम कहते हैं। ये CPR आइडियली सबको आना चाहिए, और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये हर जगह पर गूगल पे ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके बाकायदा तौर पे कोर्सेज होते हैं। तो पहली बात तो ये कि कोर्सेज करें, या एटलीस्ट और नहीं तो कम से कम गूगल से एक दफा देख जरूर लें कि खुदा ना खास्ता अचानक से कोई अगर कोलैप्स कर जाता है तो उसको कैसे ट्रीट करना है। दूसरी बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, पाकिस्तान के अंदर, वैसे तो दुनिया भर में भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी मौरूसी बीमारियां बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, उसका मतलब? मौरूसी बीमारियां वो हैं जो कि खानदानी बीमारियां हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। खानदान में शादी करना, बरादरी में शादी करना, ठीक है, कि जी के वो एक फलां बरादरी है तो उसी बरादरी में शादी करेंगे, या ये कि जी के हमारी वो कम्युनिटी है, हम उस कम्युनिटी के अंदर शादी करेंगे। तो होता क्या है कि जो बीमारियां आपकी कम्युनिटी के अंदर पहले से मौजूद हैं वो और मजीद वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती हैं। अब इसकी एक मिसाल जैसा कि थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया की अगर हम बात करें तो थैलेसीमिया जो है वो समझ लीजिएगा कि हर, यानी अगर माँ और बाप दोनों को अगर थैलेसीमिया माइनर है तो बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होने में 25% चांसेस हैं, यानी कि चार में से एक बच्चा उनका जो है वो थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। और थैलेसीमिया मेजर अगर हो जाता है तो समझ लें कि सारी जिंदगी उसका ब्लड लगाते हुए और सारी चीज़ों के साथ गुजर जाती है। तो आइडियली तो ये इसमें एक लॉ भी पास हुआ था कि जी के शादी से पहले यानी एक लड़का और लड़की दोनों का जो है वो टेस्ट ज़रूर करा लिया जाए कि क्या उनको थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है। अगर माइनर है तो वह एहतियात करें, और अगर बच्चे से पहले माँ का कुछ टेस्ट होते हैं वो जरूर करा लें, ठीक है। इसी लिहाज से कुछ और ऐसी मौरूसी बीमारियां हैं जो कि खानदान के अंदर रहती हैं, जैसा कि एक इसकी मिसाल सिस्टिक फाइब्रोसिस है। मैं आजकल सिस्टिक फाइब्रोसिस पे बहुत काम कर रहा हूँ, तो उसमें भी हम यही देखते हैं कि जी के जहाँ पर पेरेंट्स के ये कि जो कि जीन्स हैं जो एक साथ मिल रहे हैं, ठीक है, वो जाके बच्चों में वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। खानदान में किसी और को अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस था तो बच्चे में होने के चांसेस आ जाते हैं, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में जरूर किया जाए। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? ये बेसिकली एक बीमारी है जिसके अंदर बच्चों के फेफड़े और आंतें ये सही तरह काम नहीं कर रही। अच्छा। तो फेफड़ों की वजह से बार बार उनका निमोनिया रहता है, और आंतों की वजह से उनको बार बार मोशंस हो रहे होते हैं, दस्त हो जाते हैं। उनका लबलबा जो है वो एक खास किस्म के एंजाइम से वो बनाता नहीं है, तो वो उनका खाना हजम नहीं होता। बच्चे खाना खाते जरूर हैं लेकिन सूखे रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी बीमारियां हैं जो कि इस तरह की चीजों के लिए हमें जरूर सोचने की जरूरत है। ठीक है, ठीक। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आपने बोला है कि शादी जो होती है वो कजन के साथ होती है, पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी यही होता है, तो आप क्या समझते हैं कि फैमिली प्लानिंग जरूरी होती है? देखिए, मैं ये चीज जरूर कहूंगा कि एतदाल के साथ जो भी चीज की जाए वो सही रहती है, ठीक है। और इसमें जरूर ठीक है जहां पर अगर आपको लगता है कि ये सारा आप अफोर्ड कर सकते हैं आजकल के हालात के हिसाब से तो जरूर देखें, ठीक है। बहरहाल ये कि ये सब अपनी फैमिली पर डिपेंड करता है, लेकिन हमारा जो एक फोटो है वो यही होता है कि ये कम बच्चे खुशहाल घर आना, और वो सिर्फ इसीलिए ताकि आपको सेहत दे सके। और जब हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो चीज होती है ना वो मर्द की सेहत को हम ज्यादा सोचते हैं, औरत की सेहत के बारे में नहीं सोचा जाता। जब तक कि माँ अच्छी नहीं मिलेगी तो बच्चा अच्छा नहीं होगा, और माँ के अंदर खून की कमी है, दूसरी और बहुत सारी ग़िज़ाई अजनास की कमी है, तो माँ को पहले ठीक रखें, उसके बाद में फिर माँ के अंदर एक कैपेबिलिटी होगी तो वो और मजीद बच्चे भी पैदा कर सकती है। सही बात। तो पहली बात तो ये। ठीक है। अच्छा सर, ये भी बताएं कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन को अवॉइड करते हैं, तो क्या वैक्सीनेशन सिर्फ एक ड्रामा है जो लोग समझते हैं, या वैक्सीनेशन से सच में कुछ होता है, या सिर्फ पैसे कमाने का एक तरीका है, जरिया? देखिए, वैक्सीनेशंस का कोई सी भी वैक्सीन 100% उस बीमारी से बचाव नहीं कर सकती, ठीक है, लेकिन उस बीमारी के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे जरूर बचा सकती है, ठीक है। और काफी हद तक के उन बीमारियों से जो कि खुदा ना खास्ता जिनसे डेथ हो सकती है, उन बीमारियों से बचाव हो सकता है, ठीक है। हमारे यहाँ जितने बच्चे आते हैं जो कि फॉर एग्जाम्पल अगर खसरा के साथ आते हैं, और अगर उनकी मौत एक वाक़या हो जाती है या वो बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन में जाते हैं, तो 99% बच्चे वो होते हैं जो कि वैक्सीनेशन
नहीं हुई भी होती उनकी, ठीक है। इसी तरह से कुन्नाक है, काली खांसी है, तपेदिक है, ठीक है, ये सारे, चिकन पॉक्स भी है, वो भी जो है बीमारियां वो हैं जो कि वैक्सीनेशन से बचाई जा सकती है। ठीक है। तो भाई जब एक चीज से आप बच सकते हैं, ठीक है, तो और ये जो कि एक जानलेवा बीमारी भी हो सकती है, तो क्यों ना उससे बचा जाए, ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा सर, एक बहुत बड़ा मसला है हमारे यूथ का इस वक्त, हम लोग वेप में बहुत पड़ गए हैं, और अगर आप देखें तो छोटे से लेकर बड़े तक हर बंदा जो है वो उसके हाथ में पॉड या वेप होता है। अच्छा, मैंने ये सुना है कि अगर सामने कोई बच्चा बैठा हुआ है तो और आप स्मोक कर रहे हैं, भले वो वेप हो भले वो सिगरेट हो, तो वो भी अगर इनहेल करे तो उसको भी उतना ही इफेक्ट पड़ रहा है जितना वो बंदा खुद कर रहा है, यानी कि सेकंड हैंड। इसके बारे में जरा बहुत क्लियरली बताइए कि ये बहुत बड़ा मसला है। देखिए, पैसिव स्मोकिंग एक स्टडी है, एक क्या बल्कि कई स्टडीज हैं इसमें, कि पैसिव स्मोकिंग शायद उस स्मोकिंग से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि एक्टिव स्मोकिंग। और पैसिव स्मोकिंग के अंदर सिंपल सी बात ही यही आ जाती है कि जब वो एक क्लोज एनवायरनमेंट में बैठे, ठीक है, और कोई भी घर का बड़ा अगर सिगरेट पी रहा है, वो घर में पी रहे हैं, बच्चे के साथ पी रहे हैं, गाड़ी में पी रहे हैं, किसी क्लोज एनवायरनमेंट में पी रहे हैं, आप यकीन करें कि उन बच्चों में मैं सांस के मसलों के साथ ज्यादा देखता हूँ, ठीक है। ये पोल्यूशन वैसे ही ज्यादा है हमारे शहर में, ठीक है, वैसे ही जो है वो हमारे यहाँ जो चीजें हैं वो खालिस नहीं है। हमारे यहाँ ये कि ना कोई गंदम खालिस है, ना कोई मसाले खालिस हैं, ना दूध खालिस है। तो भाई एक हवा रह गई है खालिस होने की, तो वो भी अब नहीं रही है, ठीक है, वो भी पोल्यूशन वाली हो गई है। ऊपर से हमने जो धुआं धूल मिट्टी के साथ हमने जो है वो सिगरेट को भी साथ में शामिल कर लिया, तो वो भी एक। फिर सबसे बढ़कर बात ये जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं कि वेप का, कि जी वो वेप फला ऐसी है और इतनी प्योरीफाइड है, प्लीज ऐसा नहीं है। वो धुआं है, वो फिर भी आपके फेफड़ों के लिए वो एक नुकसानदेह चीज है। हमारे बड़ों के फेफड़ों के लिए शायद इतना नहीं होगा, लेकिन वो बच्चा जिसके फेफड़े अभी बहुत नाजुक हैं, बिल्कुल एक नए कोपल की तरह हैं, अगर आप उन फेफड़ों के ऊपर भी अगर आप यही धूल धुआं और इस तरह की चीजें डालेंगे, मैं आपको बता दूं कि वो जो के फेफड़े जो आगे अभी अगले 60 70 80 साल तक चलने हैं, वो 20 साल की उम्र में जाके वो एक फेफड़े कमजोर हो जाएंगे। तो प्लीज ऐसा ना करें, खुदारा मैं सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि ऐसा नहीं करें। अपने बच्चों की खातिर ही ना करें, चले दूसरों के खातिर अगर नहीं भी कर रहे तो कम से कम अपने बच्चों के खातिर ये ना करें, अपनी जिंदगी को कम ना करें, ताकि कल क्या फायदा कि कल जो है कल को आप ही अपने बच्चे के लिए मौजूद नहीं होंगे कि बच्चे को जाके अच्छी सेहत दे सके, तालीम दे सके। सही। सर, जाते जाते ये भी जरा बताते जाएं कि बच्चों का जैसे 0 से लेकर 5 एज तक कौन कौन से टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं जो उनको करवाने चाहिए, अगर वो हेल्दी है भी तब भी। ओके, जो हेल्दी है भी उनके लिए मैं कहूंगा सबसे पहले बुनियादी तौर पर हम पैदाइश में हम एक थायराइड का टेस्ट कराते हैं, ठीक है, वो एक जरूर कराएं। ये गुरूर का टेस्ट होता है और ये आइडियली हर बच्चे का 48वें घंटे की पैदाइश पे हो जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर दूसरी बात मैं कहता हूँ कि जी साल में एक दफा अपने बच्चे का CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट जरूर कराएं, ठीक है, ताकि पता चल सके कि आपके बच्चे को हीमोग्लोबिन कितना है, उसके अंदर कोई खून की कमी तो नहीं हो रही, ठीक है। इसके अलावा आप बेशक 5 साल में एक दफा अपने बच्चे का जिगर का टेस्ट जरूर कराएं, गुर्दे का टेस्ट जरूर कराएं, क्रेटिनिन है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, जरूर कराएं। हाँ, आपको लगता है कोई प्रॉब्लम अगर हो रहा है बच्चे को, अगर जहाँ के प्रॉब्लम हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि बच्चे को पेट के मसले ज्यादा हैं तो उसके पखाने का टेस्ट जरूर कराएं, पेशाब के मसले हैं तो पेशाब का टेस्ट जरूर कराएं, बच्चा बार बार खांस रहा है तो उसका सीने का एक्सरे जरूर कराएं, ठीक है। तो ये तमाम चीजों के मैं समझता हूँ कि जरूर कराएं और जरूर कराएं। अच्छा सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल, वो ये कि क्या कहना चाहेंगे आप पाकिस्तान की आवाम को कि वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करें, किस तरह से सपोर्ट करें इंडस हॉस्पिटल को, क्योंकि माशाल्लाह से आप लोगों की नई बिल्डिंग तो खुली गई है और आप माशाल्लाह से एवरीडे इन एंड आउट पता नहीं कितने बच्चों को करें, वो तो आप ही बताएंगे सही। तो क्या कहना चाहेंगे आवाम को? देखिए, आपको मैं इस तरह से बताऊं कि इंडस हॉस्पिटल के अंदर अभी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के अंदर तकरीबन समझें कि 1500 से 1800 के करीब मरीज रोज़ाना लाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें से 4 से 500 के करीब जो उससे बच्चे होते हैं और तकरीबन 1000 से या 1000 से थोड़े से ज़्यादा जो वो एडल्ट्स होते हैं।
इतने सारे मरीजों का उनको देखना, उनका इलाज करना और उसके बाद में उनको दाखिल करना, उनके टेस्ट करना, उनको ट्रीटमेंट देना, ये अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि पूरे साल भर में कितना होता है। बिल्कुल। ठीक है, इस वक्त का जो हमारा जो इस वक्त रनिंग कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ एक महीने का, वो तकरीबन 1 अरब रुपए का रनिंग कॉस्ट है। ठीक है, और जितना अभी हमें और मज़ीद चाहिए पूरा इसके लिए, अभी इस दफ़ा हम जो है वो हम ज़कात और डोनेशन जो हम इस रमज़ान में हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हमारी अपील ये है कि हमें तकरीबन 8 अरब की हमें ज़रूरत होगी। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला ये जो पैसा जितना भी यहाँ पर आता है, ये सब का सब आप ये समझिएगा कि इसके पूरा एक इतना एक ट्रांसपेरेंट इसका वो पूरा होता है कि डिवीज़न कि कब किस वक्त किसको कितना मिलना है, कौन से मरीज़ों का ज़कात से होना है, कौन से मरीज़ों का डोनेशन से होना है। 70% मरीजों का यहाँ पर ज़कात से इलाज हो जाता है। सही। 30% हैं जो कहते हैं कि हम ज़कात नहीं लेते या ज़कात के एलिजिबल नहीं होते, उनको हम डोनेशन से कर रहे होते हैं। ठीक। सो ये इस वक्त मेरी सबसे अपील है, और यानी आप ये वो पैगाम है जो कि आप ना सिर्फ ये कि ख़ुद भी अपने लिए भी अपने ख़ानदान के लिए भी रखें, बल्कि और जहाँ जहाँ तक इस पैगाम को फैला सकते हैं। ये अपील है कि जी कि जितना आगे आकर बढ़ के आप हमें हेल्प कर सकते हैं। ये आपका आज का दिया हुआ 1 रुपया, आप यकीन करें कि आपको आज यहाँ पर तो उसका अजर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको जो है वो ये कि इसका अजर अल्लाह ताला अपने पास भी देंगे। और 1 रुपया 10 रुपये उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके हिसाब के साथ में जो है, जो आप दे सकते हैं वो आप ज़रूर दें। अगर आपको लगता है कि आप जो है वो पैसे की मद में नहीं दे सकते हैं, आप किसी चीज़ की मद में दे सकते हैं, किसी मशीनरी की मद में दे सकते हैं, वो भी हम आप आएँ, हमसे आकर मिलें, हम आपको बता देंगे कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक। लेकिन ये बात को समझिएगा कि आपका जितना भी दिया हुआ पैसा होगा, जितनी भी आपकी दी हुई चीज़, वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से वो सबको मिलेगी। ठीक। डॉक्टर साहब, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, हमारी आवाम को दिया, अपने पेशेंट्स को दिया, इस इदारे को दिया, इन शॉर्ट पूरे पाकिस्तान को दिया। तहे दिल से सर डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो ये था आज का हमारा एपिसोड डॉक्टर मोहम्मद फरीद उद्दीन साहब के साथ। नाज़रीन, आज सीखने को बहुत कुछ है, जैसे कि फैमिली प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। कम बच्चे, अच्छे बच्चे, मजबूत बच्चे, जिनको पढ़ा सके, जिनको इंडिविजुअली इंसान फोकस कर सके। दूसरी चीज़ ये कि CPR और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग या कोर्स या उसको समझना बहुत ज़रूरी है। एज पेरेंट्स हम ये सोच लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है, या अल्लाह ना करे ये नहीं देखें। हम गूगल बहुत यूज़ करते हैं, यूट्यूब बहुत यूज़ करते हैं, मेरे हिसाब से हम बहुत ओवर यूज़ करते हैं, लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली बहुत बेसिक चीज़ें नहीं पता होती। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी जानिब ये भी है कि यूट्यूब और गूगल को सेल्फ मेडिकेशन एक हब ना बनाए कि आपको कोई भी बीमारी है, फीवर है, थ्रोट पेन है या कोई भी मसला है तो आप गूगल कर लेते हैं, गूगल आपको सीधा कैंसर तक लेके चला जाएगा, लेकिन आपको डरा देगा और वसवसे आपके अंदर पैदा कर देगा, लेकिन बहुत सारे मसले कर देगा। आप अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएं, हॉस्पिटल के पास जाएं, ये ना डरें कि वो आपको खाएगा पिएगा या कुछ करेगा। इन शॉर्ट, यू हैव टू फोकस ऑन योर हेल्थ, ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। एंड दूसरी जानिब ये भी है कि इस इदारे को जो नीड है वो 8 अरब रुपए की नीड है। 10 रुपए भी डोनेट कर सकते हैं, 1 लाख भी डोनेट कर सकते हैं, 1 करोड़ भी डोनेट कर सकते हैं। जो डोनेट कर सकते हैं आप डोनेट करें, इनकी हेल्प करें। आपने क्या क्या सीखा आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इसी के साथ मिलते हैं अगले यूट्यूब और टिकटॉक की वीडियो में, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट में, ट्विटर यानी एक्स की ट्वीट्स, पिंटरेस्ट की पेंस, लिंक्डइन की एक्टिविटीज और व्हाट्सएप की अपडेट्स। इसी के साथ हसन अंसारी साइनिंग ऑफ।